जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 3 जी। कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं जी। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस कहते हैं कारोबार को, एंटिटी का मतलब इदारा, एक ऐसा इदारा जिसकी नीयत ये है प्रॉफिट अर्न करना, चीज़ों को बेच के, जो बनाया ही इसीलिए गया चीज़ों को बेच के या सर्विसेज को प्रोवाइड करके प्रॉफिट को अर्न करना, ये है जी बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, तो डेफिनेशन ही मेरे चांद बताई है जी, डेफिनेशन ही मेरे प्यारे दोस्त बताई है। देखो जो मैंने बात बताई है इसको पढ़ने की कोशिश करो। बिजनेस एंटिटी कारोबारी इदारा इज अ कमर्शियल कारोबारी इदारा जो बनाया ही इसलिए गया एंगेज होना कारोबारी एक्टिविटीज कामों में, यूजुअली द सेल ऑफ प्रोडक्ट और अ सर्विस, ताकि चीज़ों को बेचें या सर्विस दें, इसको दे के प्रॉफिट कमाना ना इन्होंने। वही है मेरे प्यारे दोस्त, कॉन्सेप्ट सीखना है, रट्टा नहीं लगाना इसका। ठीक है जी, रट्टा नहीं लगाना कि एज इट इज 100% रट्टा लग जाएगा, ये नहीं करना जी। प्रोप्राइटरशिप का मतलब अकेला बंदा जब बिजनेस करता है उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं जी। आगे है जी क्वेश्चन कोई और? डन। अच्छा, अब मेरे भाई आए इधर लेक्चर नंबर 3 पर। लेक्चर नंबर 3 मेरे भाई जी, हेड्स, एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं? ये छोड़े जरा, पॉइंटर यार, कोई पेंसिल ला दो ना यार, मेरे बैग में देखोगे तो सब कुछ मिलेगा जी। अब मुझे एक बात का जवाब दें बच्चों, एक बात का जवाब दें। आपने कोई इंसान ऐसा देखा जिसकी बॉडी में सर ही नहीं है? कभी कोई इंसान ऐसा दिखने को मिला आपको जिसकी बॉडी में सर ही कोई नहीं है? वो तो जिन भूत होगा ना, इंसान तो नहीं होगा भाई। हाँ, कोई ऐसा इंसान देखा जिसका हाथ नहीं है, जिसकी टांग नहीं है, नाक नहीं है, ऐसा देखा? लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा किसी का सर ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं? अभी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ना मेरे भाई, यानी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है उसको मैं लिंक करने लगा हूं इस वाले टॉपिक के साथ। यानी अभी जो मैंने एग्जांपल दी इसका मतलब ये है इंसान की बॉडी के अंदर ये जो सर है, क्या है बच्चों? हेड, हेड, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे ही है ना, सर नहीं है तो इंसान नहीं है। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं आप मेरे मासूम दोस्तों? इसी तरह, शुक्रिया, वो भी मैंने सुहेर को काम कहा है, वो उसे पूछ लो, वो जरा जी, वो है सीसीए का। अब मेरी बात सुननी है जरा गौर से मेरे भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई ऐसा इंसान नहीं आपने देखा होगा जिसका सर ना हो। सर नहीं है तो इंसान नहीं। अगली बात सुन लें। अभी जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं ना मेरे मासूम दोस्तों, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस इंसान की बॉडी के अंदर जैसे सर की है ना, इस टॉपिक की भी हैसियत बिल्कुल क्या है बच्चों? सर जैसी है। इतना इंपॉर्टेंट है ये, इसके बगैर अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। कहता जी देयर आर 5 एलिमेंट्स या हेड्स। आप इसको इस तरह समझ लें, इस तरह समझ लें ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये क्या होती है, छोड़ें इस बात को, आप इसको ये समझ लें देयर आर 5 हेड्स या एलिमेंट्स इन अकाउंटिंग। क्या मेरे भाई? इधर क्या लिख लें? इन। कितने हेड्स हैं बच्चों? बोलो शाबाश। कितने हेड्स या एलिमेंट्स हैं मेरे भाई? 5। क्या मेरे भाई? 5। कितने हैं? 5 एलिमेंट्स या क्या है? बोलो शाबाश। हेड्स हैं जी काउंटिंग के अंदर। कितने सर जी? अब हम ना वन बाय वन एक एक को डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। आप अपने ना किचन को माइंड में लेके आए, घर के किचन को माइंड में लेके आए, शाबाश। घर के किचन को जरा माइंड में लेके आए, आप भी ले आए। हमने तो कभी काम ही नहीं किया ना, हमारे माइंड में जरा जरा ऐसे ना देर से आएगा। आ गया बच्चों किचन? घर का किचन हमारे माइंड में आ गया बच्चों? उसमें डिफरेंट क्यूबिक्स बने होते हैं, खाने बने होते हैं। ऐसे ही है ना मेरे भाई? क्यों 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 मेरे भाई? आपका नाम क्या सर? रेहान साहब, बताएं क्यों? चीजें रखने के लिए। जी जी, क्रॉकरी वगैरह रखने के लिए। सारी क्रॉकरी किसी एक ही क्यूबिक्स में रख देते, एक ही क्यूबिक में रख देते हैं, या मुख्तलिफ मुख्तलिफ में मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें? जी 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 बिल्कुल।
हर चीज का की अपनी क्या है बच्चों, एक जगह है रखने की। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हर एक चीज की क्या है बच्चों, अपनी एक जगह है, प्लेसमेंट है। क्या है बच्चों? ऐसी है जी। स्पाइसेस मसाला जात एक जगह पे, ग्लासेस एक जगह पे, सही है, प्लेट्स एक जगह पे। और बात समझ रहे मेरे भाई की नहीं समझे? और बात समझ रहे हो? अम्मा जी ने घर का सिस्टम ऐसे ही रखा हुआ है ना किचन का। अगर हमारे बस में हो हम तो ऐसे उड़ा उड़ा के फेंके सारा कुछ एक में। अगर सारा कुछ ही एक में रख देंगे या बगैर किसी तरतीब के रखेंगे तो मुझे बताएं क्या सिस्टम चल पाएगा? क्या सिस्टम चल पाएगा? नहीं। चीजें ढूंढना क्या हो जाएंगी मेरे भाई, मुश्किल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी मेरे चांद? ऐसे ही है जी, वो ऐसे ही है। दूसरी एग्जांपल लें बच्चों, इस टॉपिक तक आने के लिए मैं जरा तमहीद बांध रहा हूं। यू नो तमहीद क्या होती है? जरा एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजें ताकि ना ये जरा आसानी से समझ आए। अब जरा अगली बात सुनिएगा मेरे भाई। सर बहुत फोकस चाहिए जरा। घर के ड्राइंग रूम को भी माइंड में लेके आए और किचन को भी माइंड में लेके आए। जी आ गया बच्चों? ये माइंड है ना अल्हम्दुलिल्लाह? हमारा ऑनलाइन वालों हमारा भी है जी। माइंड में लेके आए, ले आए बच्चों? वो ले आए हैं। ड्राइंग रूम में क्या चीजें नॉर्मली पड़ी होती हैं बताएं शाबाश? सोफा सेट होगा, टेबल होगा, चेयर्स होंगी, ऐसे ही है बच्चों। और किचन में क्या होगा जी? क्रॉकरी आइटम्स होंगी, ऐसे ही है जी। वो ऐसे ही है बच्चों। उसके अलावा जी खाने पीने की अशिया होंगी, वो ऐसे ही है बच्चों। क्या ऐसा मुनासिब है अभी जो मैं बात करने लगा हूं कि किचन वाली आइटम्स ड्राइंग रूम में रख दें और ड्राइंग रूम वाली आइटम किचन में रख दें? क्या ख्याल है? क्या ऐसा मुनासिब है बच्चों? नहीं। शाबाश, गुड। क्यों? मेहमान आए, आप उन्हें कहें यार आप जरा किचन में आके बैठें, फिर थोड़ी बात कहीं आए ड्राइंग रूम में चलते हैं अपना खाना खुद बना लें। क्या ऐसा आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुनासिब लग रहा है? नहीं सर। वजह क्या है? हर चीज की जो जगह है वो उस जगह पे ही क्या लगती है बच्चों, अच्छी लगती है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? ओ भाई सही है, हाँ ना तो करो जी। ओ भाई बोलो तो सही। ऑनलाइन वालों ने कहा गूंगा पैरों की क्लास हो रही है, पता नहीं। हाँ जी, आप जरा अगली बात सुनिएगा भाई मेरे। बहुत फोकस चाहिए जरा, बहुत फोकस चाहिए, जरा फोकस चाहिए भाई। अकाउंटिंग के अंदर 5 हेड्स हैं। क्या है बच्चों? कल हमने ये पढ़ा था ना, हमने चीजों को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? रिकॉर्ड। कैसे करना है बाद में इंशाल्लाह सीखेंगे हम, थोड़ा टाइम लगेगा फिर सीखेंगे। पहले हेड्स तो पढ़ लें। जिन पहले देखना हेड कौन सा, फिर उसको रिकॉर्ड करना। मेरे भाई अब जब चीजों को रिकॉर्ड करना है तो काउंटिंग वालों ने कहा ये 5 हेड्स हैं जो पूरी दुनिया के लिए हैं। इन्हीं 5 हेड्स के अंदर अंदर आपने चीजों को रिकॉर्ड करना है। आपने देखना है कौन सा हेड क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। यानी जिस तरह किचन था, 5 क्यूबिक्स बने हैं, 1 2 3 4 5। रेलिवेंट चीज को रेलिवेंट जगह पे रखना। इसी तरह एक जो आपको जो डेटा दिया होगा, हमने चीज खरीदी है, परचेज की है, पैसे दे दिए हैं, नहीं दिए, कहता आपने ना ट्रांजेक्शन जो है इसको रेलिवेंट जगह पे क्या करना है, बोलो शाबाश, लिखना है। क्या करना है बच्चों? अपनी मर्जी से नहीं। कहता अगर आप अपनी मर्जी करेंगे तो एफिशिएंट अकाउंटिंग नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे? और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सही तरह बात को क्या उसका नाम है समझ के रेलिवेंट हेड में जाके लिखेंगे, तो कहता अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, गलतियां एरर्स भी कम होंगे और बोले शाबाश एरर्स भी रिड्यूस होंगे और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी का मतलब एफिशिएंटली काम होगा। क्या मेरी बात समझ पाए हैं मोहतरम? अच्छा जी, 5 हेड्स हैं। कितने हैं बच्चों? सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। सबसे पहला हेड है मेरे मासूम दोस्तों। अच्छा और एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ जो हमारे क्या उसका नाम है सब्जेक्ट्स है ना मेरे भाई, वो हैं कंप्लायंस बेस। क्या? कंप्लायंस बेस। कंप्लायंस का मतलब ये होता है जी, कंप्लायंस हमने जो अकाउंटिंग पढ़नी है ना वो पढ़नी है IFRS के मुताबिक। इन्होंने कुछ उसूल दिए, कुछ रूल्स बताए, कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं। उन प्रिंसिपल्स को सामने रख के हमने काउंटिंग पढ़नी है। क्या मेरी बात समझे हैं? अपनी मर्जी की काउंटिंग ना मैं आपको पढ़ा सकता हूं ना आप पढ़ सकते हैं। वो फिर अकाउंटिंग IFRS के मुताबिक नहीं होगी। IFRS क्या है? इंटरनेशनल, क्या बच्चों बोलो, इंटरनेशनल
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते ये हमने ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब मेरे भाई ये जो आपको बताया था ACCA जो है ACCA ये सिर्फ पाकिस्तान में है या ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन है? तो सबके लिए एक ही चीज होगी ना बच्चों, तो पूरी दुनिया में ये उसूल जो है ना, उसूल ज़वाबित, इनको फॉलो किया जाता है। वो क्या होगा वो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी शुरू में आगाज में समझिएगा जरा बात, पहले मेरी बात समझो, पहले बात समझो भाई। कुछ चीजें मैं आपको शुरू में ये कहूंगा कि भाई अभी आपने इससे ज्यादा नहीं सोचना, थोड़ी थोड़ी करके बेस बनेगी। क्या मेरी बात समझे? थोड़ी सी बात बताऊंगा, हो सकता है 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा बताऊं, थोड़ा ज्यादा एडवांस लेवल पे बताऊं, हो सकता है फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके लेके जाऊं। हो सकता है कुछ बातें FA2 में हम पढ़ रहे हो, कुछ बातें FFA में पढ़ रहे हो। क्या मेरी बात समझे? और समझे कुछ F7। क्या मेरी बात समझे? क्या सारी बातें हमने FA1 में पढ़नी है? वरना चीजें समझ नहीं आनी। तो मैं जिधर कहूंगा ना भाई इधर इसको रुक जाओ, इससे ज्यादा नहीं सोचना, उधर फिर इससे ज्यादा मेरे चांद नहीं सोचना, वरना चीजें मुश्किल हो जाएंगी। जब बच्चा छोटा होता है तो अम्मा जी अब्बा जी पेरेंट्स कहते हैं ना, बेटा इस जगह पे नहीं तुमने जाना, अभी नहीं जाना, हमारा हाथ पकड़ के चलो, खुद नहीं चलना। क्यों कहते हैं? ताकि ताकि नुकसान ना हो जाए, बच्चा गिर ना जाए। क्या पेरेंट्स ये तो नहीं चाह रहे होते कहीं बच्चा चले ही ना, वो तो चाहते हैं कि हमसे भी ज्यादा दौड़े। बच्चे बात समझ रहे हैं लेकिन रोक रहे होते हैं शुरू में। इसी तरह मैं भी थोड़ा थोड़ा आपको रोक के रखूंगा। क्या करूंगा? शुरू में जब कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे फिर जो मर्जी करना मेरे चांद। और बात समझ रहे हो? बात समझ रहे बच्चों? जब कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, जब ABC आ जाएगी फिर मैं खुद कहूंगा सोचो 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 सोचो। और बात समझ रहे हैं? तो जब तक हमारी ABC सही नहीं होती हमें बड़ा मुहतात होकर चलना पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी। मतलब मुझे इस सेंस में मुहतात होना पड़ेगा, मैं कोई ऐसी बात ना कर जाऊं कि जो ऐसे आपके सर के ऊपर से गुजर जाए, जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो। और बात समझ रहे हो? कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी, एडवांस लेवल की कोई बात ना मैं आपसे करूं। और आपने ये कोशिश करनी है कि अगर सर ने कह दिया ना कि जी बस इधर तक, तो फिर आपने भी उससे ज्यादा नहीं सोचना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह हमने पूरी काउंटिंग पढ़नी है, आधी पचजी नहीं पढ़नी, पूरी पढ़नी है, लेकिन स्टेप वाइज। क्या मेरी बात समझ पाए आप? अच्छा चलें शाबाश। तो मैं आपको बता रहा था ये हमारा कंप्लायंस का सब्जेक्ट है। क्या है बच्चों? जिस तरह ये हो गया FA हो गया, FA1 हो गया, जिस तरह क्या उसका नाम है जी आपका टैक्सेशन, आपने नाम सुने? आगे जाके क्या उसका नाम है, आपने अप्लाइड नॉलेज में अप्लाइड स्किल्स में पढ़ना है जी, F6 पढ़ना है। सही है मेरे भाई? फिर आपका ऑडिट का सब्जेक्ट हो गया। और बात समझ रहे हो? आपके FFA का पेपर हो गया, आपका ये सारे कंप्लायंस वाले पेपर हैं। इसमें मैं और आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, हमें ना फॉलो करना पड़ता है स्टैंडर्ड्स को। किसको बच्चों? क्या मेरी बात समझे? अच्छा जी, अब आप इधर आए। ये नोट कर लिया आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड? कर लो शाबाश, कर लो शाबाश। अच्छा अभी ना मैं एसेट पढ़ाने लगा हूं आपको। क्या पहले मुझे पढ़ाने दें, फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे यू आर मोस्ट वेलकम। जब मैं पूरा कर लूंगा आपके जो क्वेश्चंस होंगे फिर आप पूछ लेना, ठीक है मेरे भाई? जी क्वेश्चंस आर, मैं वेलकम करूंगा इंशाल्लाह क्वेश्चंस को। आए जी इधर। एसेट, एसेट कहते हैं मेरे भाई असासाजात को। किसे कहते हैं? मेरे साथ साथ नोट भी करना है आपने। असासाजात को किसे कहते हैं चांद? असासाजात को। किसको बच्चों? आपने अक्सर सुना होगा कि जी फलां बंदे के इतने एसेट्स हैं, कभी सुना है आपने ये? फलां बंदे के इतने असासे हैं, आपने कभी सुना है ये लफ्ज? भाई कभी सुना आपने ये लफ्ज असासे? फलां बंदे के इतने असासे हैं, इतने असासाजात हैं। और सही है मेरे भाई। अब ये एसेट्स या असासाजात क्या होते हैं? अब जरा बहुत फोकस चाहिए आपका। कहता एन एसेट इज डिफाइंड एज, ये मैं अपनी मर्जी की डेफिनेशन नहीं आपको बता रहा, जो मेरी मर्जी वाली है वो भी आपको खैर बता दूंगा, लेकिन ये IFRS वालों ने बताई है। किसने बताई है बच्चों? जी। कहता एन एसेट इज डिफाइंड एज, मेरे साथ साथ ए प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है जी? अभी, मौजूद। ऐसे ही है बच्चों मौजूदा। इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या मेरे भाई? इकोनॉमिक रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों?
जरिया, वेल डन। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है जी? मुआशी, वेल डन। एक ऐसी चीज जिसके अंदर ये सलाहियत है मुआशी बेनिफिट या सलाहियत, उसके अंदर सलाहियत है मुआशी फायदा देने की या बेनिफिट देने की, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या मेरी बात समझे हैं आप? आए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं नीचे आके। ये लिखा हुआ जी, ये हाईलाइट कर लें, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है। अब मेरे साथ साथ रहना है। एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज आर राइट, हक, साडा हक एथे रख जी। कहता एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज द पोटेंशियल। पोटेंशियल किसे कहते हैं बच्चों? जी ताकत, ठीक है बच्चों, अहलियत, सलाहियत। किस चीज की? टू प्रोड्यूस एंड, बोलो शाबाश, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। दोबारा सुने, कहता इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब है ये एक राइट है। क्या है बच्चों? कहता कोई भी ऐसी चीज, बहुत सिंपल भाई, इधर देखो जरा गुड्डू, इधर देखो, कोई भी सिंपल, कोई भी, अच्छा रट्टा नहीं लगाना, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर ये सलाहियत है इकोनॉमिक बेनिफिट देने की। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से बात समझ आएगी। एसी लगा हुआ है, क्या ये इकोनॉमिक रिसोर्स है? क्या ये इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं? इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं? क्या ये बेनिफिट दे रहा है या नहीं बच्चों? इकोनॉमिकली मार्केट में इसकी वैल्यू है, ये एसी कूलिंग कर रहा है, फायदा दे रहा है। ये फर्नीचर इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं? है ना बच्चों? वो है ना, बेनिफिट दे रहा है ना, इससे बेनिफिट मिल रहा है। क्यों भाई? फर्नीचर है, इसमें बच्चे आके बैठते हैं और इसकी इसकी मुआशी तौर पे वैल्यू है या नहीं है? इसको बेचना चाहे बेच सकते हैं ना। ये प्रोजेक्टर आपको नजर आ रहा है, प्रोजेक्टर, बताइए इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं है? क्यों? वजह, इसकी वैल्यू है बच्चों को, ये इससे हम बेनिफिट ले रहे हैं। क्या ये मेरे पास जो मेरा लैपटॉप है ये इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं? है ना बच्चों? क्यों? इसकी वैल्यू है बच्चों एक। अच्छा जी, उसके बाद जी ये आपका बैग है, ये आपका बैग, आपके पर्स वगैरह, बताएं जी ये इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं है बच्चों? इनकी मार्केट में वैल्यू है कोई। क्या बात समझ रहे हैं? आपका मोबाइल सेट जो है, बताएं, बताएं शाबाश, है ना बच्चों? ये जो कैमरा लगा हुआ है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, बताएं ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज है या नहीं है? है। क्या आपको एग्जांपल समझ आई? लैंड, 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 बताएं इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं? भाई इसकी माशी तौर पे कोई वैल्यू होगी ना। बिल्डिंग बच्चों, बिल्डिंग, ये रूम जिसमें हम बैठे हैं, बताएं इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं? बताएं, है। और सही है। जनरेटर, जनरेटर, इससे फायदा मिलता ना बच्चों, ये इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं? बताएं। गाड़ी, 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 व्हीकल, व्हीकल कहते हैं गाड़ी को अकाउंटिंग में। गाड़ी को अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? व्हीकल, VEC, अभी अभी आ जाएगा लफ्ज ये। क्या ये इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं? है। क्यों 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 क्यों? इसमें बेनिफिट देने की ताकत है बच्चों, और इसकी मौशी तौर पे वैल्यू भी है। सर मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो सर ठीक है। अच्छा जी, क्या आपको ये लफ्ज समझ आया बच्चों, इकोनॉमिक रिसोर्स? ये समझ आया बच्चों आपको इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है? और सही है। कहता एसेट की डेफिनेशन में सबसे पहले आपने ये देखना है क्या वो इकोनॉमिक रिसोर्स है भी या नहीं, और देखना है प्रेजेंट, क्या प्रेजेंटली आपके पास है भी या नहीं। क्या मेरी बात समझे हैं? अगर एक इकोनॉमिक रिसोर्स तो है, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर बेनिफिट देने की सलाहियत तो है, लेकिन कहता वो प्रेजेंट नहीं है, यानी 2 साल पहले आपके पास था, कहता वो एसेट, बोले क्यों? प्रेजेंट की वजह से। वो इकोनॉमिक रिसोर्स आपके पास होना भी तो चाहिए ना बच्चों। अगली शर्त, पहली शर्त समझ आई। दूसरी शर्त, कहता एसेट अब तब कहेंगे जब वो प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स हो। अगली बात, कहता कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। कंट्रोल का मतलब आपके लेवल पे है ऑनरशिप। क्या बच्चों? कहता ऑनरशिप किसकी हो बच्चों? बिजनेस की। किसकी बच्चों? जिसकी, या किस बिजनेस की? जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसकी आप क्या कर रहे हैं मेरे भाई? अकाउंटिंग। अगर तो वो किसके नाम, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर ऑनर की चीजें सेपरेट कैसे बिजनेस से, तो मैंने कहा था यार हमने देखना पड़ेगा ऑनरशिप किसकी है, कंट्रोल किसका है। और बात समझ रहे हो मेरे चांद? और ठीक है, किसकी ऑनरशिप मेरे भाई? बिजनेस की। और ठीक है बच्चों, एंटिटी दायरे को कहते हैं ना। हमने जो अकाउंटिंग पढ़नी है, ये भी जरा मैं आपको बता दूं, हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पढ़नी है, नॉन बिजनेस की? हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है, नॉन बिजनेस की अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। डन मेरे भाई?
अच्छा, दो शर्तें होगी। एसेट किसी उस चीज को कहा जाएगा जो इकोनॉमिक रिसोर्स है और वो प्रेजेंट भी है। अभी अभी हमारे पास है भी सही, गाड़ी, लैंड, बिल्डिंग। अगली बात, वो हमारी ऑनरशिप में भी है, वो हमारी, क्या ये दो शर्तें पूरी हो गई? और मेरे भाई एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ये तीसरी बात, ये शर्त तो नहीं है, बस ऐसी लफ्ज लिखा। फॉर इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, एज अ रिजल्ट ऑफ, नतीजतन, किसका नतीजा? पास्ट इवेंट का। फॉर एग्जाम्पल, जरा सुनिएगा गौर से। आप शॉप पे गए, आपने जाके कोई चीज खरीदी, एसी खरीद लिया, ये पास्ट इवेंट है ना। एसी का खरीदना पास में, कहता कुछ हुआ हो पास में। ये जो गाड़ी आपके पास है, पास में क्या हुआ होगा? आपने परचेज की होगी। और बात समझे हैं, एसी आपने पास में परचेज किया होगा, या फिर किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया होगा। आहा, किसी ने क्या किया होगा बच्चों? गिफ्ट दे दिया होगा। उचिया ने गल्ला मेरे यार दी जी भाईजान, किसी ने गिफ्ट दे दिया। क्या दे दिया मेरे भाई? पापा ने, अम्मा जी ने, सही है बच्चों जी, बाबा ने गिफ्ट दे दिया बच्चों, अम्मा जी ने गिफ्ट दे दिया, भाई मेरी भाई ने गिफ्ट दे दिया, यार आप माशाल्लाह बड़ा पढ़ रहे हैं, आपने ऐसे ऐसे माशाल्लाह पेपर अपने पास किए, उन्होंने खुश होकर आपको गिफ्ट दे दिया। और क्या मेरी बात समझे बच्चों? ये पास में कुछ हुआ होगा। ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स आपके पास नहीं आ, जादू से तो नहीं आया होगा, आपने ऐसे किए जादू से इकोनॉमिक रिसोर्स आया नहीं। कहता पास में कोई वाकया हुआ होगा जिसके नतीजे में ये इकोनॉमिक रिसोर्स आपके पास, बोलो शाबाश, आया होगा। क्या मेरी बात समझ पाए आप? क्या बात समझ पाए जी? एसिड की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें हैं बताएं? एन इकोनॉमिक रिसोर्स, प्रेजेंट वाला, और उसको हम ऑन भी कर रहे हो, ऑनरशिप में भी हो, और पास में कोई वाकया पेश आया हो, क्या या किसी ने हमें दे दिया होगा, वो ऐसे तो नहीं आया होगा ना। अच्छा, ये कोई इतना टेक्निकल लफ्ज नहीं, इसको एज इट इज बस याद कर लेना, ये अहम लफ्ज है। कंट्रोल या ऑनरशिप बाय द एंटिटी, और बच्चों प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। डन मेरे भाई? और डन सर? डन सर? इधर तक बातें समझ आई? और बताओ मुझे, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है, ये बताएं। जिसके अंदर सलाहियत हो, जिसके अंदर बच्चों ताकत हो हमें मुआशी तौर पर बेनिफिट देने की। जितनी मैंने एग्जांपल दी हैं, ये सारी क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्स हैं। हाँ, अगर ये इकोनॉमिक रिसोर्स हमारी ऑनरशिप में भी है तो बोलो ये एसेट है, अदरवाइज नहीं। ओके मेरे भाई? ओके है? बिजनेस की बच्चे, मैं जो भी बात करूंगा बिजनेस की कर रहा हूँ ना। हाँ, आप समझे, हमारा बिजनेस है, ठीक है जी, हमारा बिजनेस है। अगर मैं अकाउंटिंग, आप अगर आपकी काउंटिंग की जा रही है तो आपकी ओनरशिप में जो चीज होगी और वो इकोनॉमिक रिसोर्स है, वो आपके लिए एसेट है। अगर बिजनेस की काउंटिंग की जा रही है तो जो चीजें बिजनेस के नाम पे हैं और इकोनॉमिक रिसोर्स हैं और प्रेजेंट भी हैं, वो किसका एसेट है बोले? ठीक है जी, गाड़ी है जी इनके पास जी, रेहान साहब के पास गाड़ी है जी, बाइक है, गाड़ी है, इनके नाम पे है, तो ये एसेट किनका है? इनका। तो बात समझ रहे हो? अच्छा, अब मैं आपसे ना कुछ चीजें पूछने लगा हूं, अगर आपको अभी पता चल जाएगा आपको समझ आई है या नहीं। बच्चों ये बिल्डिंग है, ये क्या है बच्चों? बिल्डिंग, क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, ये बिल्डिंग है, क्या है बच्चों? क्या ये क्रेसेंट के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है? क्या क्रेसेंट कॉलेज के लिए ये इकोनॉमिक रिसोर्स है? हाँ है ना, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वाई नॉट? बच्चे पढ़ रहे हैं इधर यार जी, इकोनॉमिक रिसोर्स है। इसमें क्या उसका नाम है? सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन मैं कहता हूं ये बिल्डिंग रेंट पर ली हुई है। इकोनॉमिक रिसोर्स तो है लेकिन ये बिल्डिंग रेंट पर ली हुई है। आप मुझे बताएं, इकोनॉमिक रिसोर्स तो है क्रिसेंट का, क्या ये क्रिसेंट के लिए एसेट है? नहीं। क्यों नहीं? वेल डन, शाबाश, गुड, वेल डन, शाबाश। क्योंकि ये ऑनरशिप क्रिसेंट की, ये जिस बंदे के नाम पे है, इकोनॉमिक रिसोर्स उसके लिए भी है, उसके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स क्यों है भाई? उसने रेंट, उसको रेंट नहीं आना, उसको फायदा दे तो रहा है, ये क्रिस्टियन के लिए भी इकोनॉमिक रिसोर्स है। और समझ रहे हैं, आपके लिए भी इकोनॉमिक रिसोर्स है, आप इधर बैठ के पढ़ नहीं रहे और समझ रहे हैं। लेकिन बच्चों एसेट उसको कहेंगे, एसेट उसके लिए है, असासा उसका है जिसके ये नाम पे है। और बात समझे, जिसकी ऑनरशिप है। कौन कहेगा जी मैं इसका ऑनर हूं? क्रिस्टियन कह सकता है अगर ये रेंट पे है? नहीं। और बात समझे हैं बच्चों? और बात समझे हैं या मेरी बात समझ गए? और बात समझे हैं? अच्छा जी, अगर मैं अब इस एग्जाम्पल को ऐसे देता हूं, हम
एक बिजनेस की काउंटिंग कर रहे हैं, ये बिल्डिंग उसके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है, लेकिन उस बिजनेस के नाम पे नहीं है, रेंट पे ली है। क्या उस बिजनेस के लिए ये, मुझे बताएं, एसेट है या नहीं? बताएं शाबाश, क्या उस बिजनेस के लिए ये एसेट है या नहीं? अभी तो आपने मुझे बताया नहीं। हम गौर से सुने, हम जिस बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं उस बिजनेस ने ये बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है। क्या उस बिजनेस के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है? इकोनॉमिक रिसोर्स तो है, लेकिन ये बिल्डिंग रेंट पर ली गई है। क्या उस बिजनेस के लिए ये रेंट पर जो बिल्डिंग उसने ली है ये एसेट है? नहीं, एसेट नहीं है। एसेट तब होगा जब ऑनरशिप में हो। क्या मेरी बात समझ आई? क्या ये बातें समझ आती हैं बच्चों? अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं, आपने हाँ या ना में जवाब देना है। एग्जाम टिप्स में आइएगा, एग्जाम टिप्स सबसे एंड पे, जिधर ये 2.2 है ना, इससे ऊपर वाली लाइन, ये लाइन पढ़े जरा, क्या लिखी है? पढ़ें, पढ़ी? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? जी नहीं, ओ इमटेरियल कहाँ चांद मुहतरम, ये वाली लाइन पढ़नी है जी। पढ़ ली? क्या समझ आया? शाबाश। कहता एवरी एसेट, हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स है। इकोनॉमिक रिसोर्स है तो एसेट बनाना। कहता बट एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स इज नॉट एन, लेकिन हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट नहीं है। इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट कब बनेगा? जब वर्ड, समझ आ गई बच्चों आपको? शाबाश, वेल डन। ओके सर, इधर तक कोई क्वेश्चन तो प्लीज आस्क, इधर तक कोई क्वेश्चन तो प्लीज आस्क। अच्छा अब ये कंप्लीट हो गया ना, अब मैं खुद आपसे पूछ लूंगा, क्योंकि सवाल है तो पूछो जी। डन मेरे भाई, डन। अब आगे आते हैं हम बच्चों। एक ना अच्छा, एक होता है तिल वाला नान, एक होता है सादा वाला। एक होता है तिल वाला नान, एक होता है बच्चों सादा वाला। अब ये हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, ये सादा वाली नहीं है, ये तिल वाली है। क्या है बच्चों? ये तिल वाली डेफिनेशन है। क्या ये क्या है बच्चों? तिल वाली। समझ रहे हो? एसिड की डेफिनेशन तिल वाली। अभी सादा वाली तरह पढ़ लें। सादा वाली तो यार बहुत ही सादा है। कहता इन अदर वर्ड्स, ये जरा पढ़िएगा मेरे साथ। कहता दूसरे लफ्जों में एसिड इज समथिंग, एसिड वो चीज है। अच्छा आपने रट्टा तो नहीं लगाना ना, आपने तो सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। जिसको बिजनेस ऑन करे या कंट्रोल कर रहा हो, इसका मतलब ऑनरशिप ही होता है दोनों का। वो सही है। कहता एक ऐसी चीज जिस जो बिजनेस की ऑनरशिप में है एंड इज अवेलेबल और विल बी अवेलेबल। कहता अवेलेबल है और अवेलेबल रहेगी, और अवेलेबल फॉर यूज, और विल बी अवेलेबल फॉर यूज। कहता है यानी फ्यूचर, यानी अभी हमारे पास अवेलेबल है और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या अवेलेबल रहेगी और उसको इस्तेमाल करेंगे। कहता इन द बिजनेस इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है जी हमारे पास, हमारे अपने नाम पे है, क्या हमारा एसेट है? हाँ एसेट है ना, हमारे पास अभी है, अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और भाई फ्यूचर में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा क्या बन गया? एसेट। इसको बस 2 दफा पढ़ना है। कितनी दफा? रट्टा नहीं लगाना, जस्ट रीड करना है। क्या करना है? कर लोगे बच्चों? और कर लोगे? कर लोगे मेरे मासूम दोस्तों इसको रीड। कहता इन अदर वर्ड्स एसेट इज समथिंग द बिजनेस ऑन्स और कंट्रोल। कहता है एसेट उस चीज को भी कहते हैं जिसको बिजनेस ऑन करे, ये तो सबको ही पता है। और कहता और हमारे पास भी होनी चाहिए ना, ये ना हो कि क्या उसका नाम है जी, आज से 5 साल पहले हमारे पास एक चीज हो, इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स हमारी ओनरशिप में भी हो, लेकिन अब ना हो, तो क्या हम उस चीज को एसेट कह सकते हैं? वेल डन, वेल डन। कहता अवेलेबल हमारे पास है और विल बी, और रहेगी, या तो अवेलेबल है और कहता रहेगी इन द बिजनेस इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर। ओके बच्चों, और डन है? डन सर जी।
नहीं मेरे चांद, हमारे पास उसको नहीं कह सकते। इनका क्वेश्चन ये है कि सर अभी हमारे पास एक चीज है, जिस तरह ये एक बिल्डिंग है, ये रेंट पे है, ये बिजनेस के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर कोई ऐसी चीज जो इकोनॉमिक रिसोर्स तो है, लेकिन एक आधे साल के बाद जाके ये हमारा एसेट बन जाएगी, अभी तो नहीं है ना। प्रेजेंट का लफ्ज होना बहुत जरूरी है। क्या समझ आई? ठीक है, तो ठीक है मेरे चांद, ये तो लफ्ज लिखा ना, और विल बी अवेलेबल फॉर यूज, और विल बी अवेलेबल इसका मतलब है हमारे पास है और फ्यूचर में रहेगी। सही है बच्चों, इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में हमारे पास आएगा, ये नहीं, और फ्यूचर में भी रहेगी। क्या मेरी बात समझे मेरे भाई? इससे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? एसेट। इस बात को मजीद हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं, अभी समझ आ जाएगी। एसेट की मेरे मासूम दोस्तों दो टाइप्स हैं। कितनी हैं? एक को कहते हैं नॉन करंट एसेट, क्या? और एक को कहते हैं करंट एसेट। करंट एसेट एक ऐसा एसेट है जिसमें से करंट जल्दी जल्दी निकलना, और नॉन करंट एक ऐसा नहीं है, ये इसका मतलब नहीं है, अभी समझाता हूं। एक है, अच्छा करंट एसेट का मतलब है एक ऐसा एसेट, आज जब मैं एसेट कहूंगा तो इसका मतलब है प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स भी है और हमारी ऑनरशिप में, इसमें अब दो बातें ही नहीं है। करंट एसेट का मतलब वो है, अच्छा एसेट हमारे पास है, हमारा असासा, इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? इसको इस्तेमाल करेंगे ना भाई, इससे फायदा उठाएंगे ना, इकोनॉमिक रिसोर्स है, गाड़ी है उसको इस्तेमाल करेंगे बच्चों, लैंड है यूज करेंगे, बिल्डिंग है इस्तेमाल करेंगे। कहता जी एक ऐसा एसेट जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। कब के लिए बच्चों? शॉर्ट टर्म का मतलब अकाउंटिंग में होता है 12 मंथ्स। कितने मंथ्स मेरे भाई? 12 मंथ्स। और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है काउंटिंग में 12 महीने से ज्यादा का अरसा। एक ऐसा एसेट जिससे हमें बेनिफिट मिलना है आज से लेके अगले 12 महीने तक, वो कौन सा एसेट होगा? करंट। और एक ऐसा एसेट जिससे हमें बेनिफिट मिलना आज से लेके अगले 4 सालों के लिए, ये कौन सा एसेट? नॉन करंट एसेट। आइए जरा पढ़ ले मेरे साथ, फिर एग्जांपल देखते हैं इसकी। एसेट्स करंट वाले, कहता जी विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर फॉर सेवरल ईयर्स। फॉर अकाउंटिंग में सेवरल कहते हैं एक से ज्यादा साल। क्या मेरे भाई? लिख लेना, लिख ले, इसको आपने नोट करना। अच्छा एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। कहता जी करंट एसेट, अभी मैंने लिखा हुआ ये करंट एसेट, कहता विल गिव बेनिफिट इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? 12 महीने या 1 साल। क्या मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई आपको? इसको ना जल्दी से नोट कर लें। हाँ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसकी समरी बनाएं, शाबाश, अपने हाथों से बनाएं। ओ माय गॉड, पेंसिल ही नहीं है, तो बड़ा नुकसान हो गया अल्लाह के बंदे। यार मैं परेशान हो गया हूँ भाई, ये तो लेक्चर देखो इतना गुजर गया, आपके पास पेंसिल ही नहीं, आपने तो नोट ही कुछ नहीं किया। बच्चों वो नुकसान हो गया यार, सारे अफसोस कर लें जरा 1-2 मिनट, सारे बच्चे 1-2 मिनट अफसोस कर लें जी, भाई के पास पेंसिल नहीं थी तो वो लिख नहीं सके कुछ। भाई मैं अफसोस कर लूँ, मैं 1 मिनट नहीं पढ़ाना मैंने पूरा, 1 मिनट पूरा नहीं मैंने पढ़ाना जी। ऑनलाइन वालों आप भी मुंह की शक्ल बनाइए अजीब सी, घर वालों को लगे कि आप सुरता हैं, कि पूछे तो उन्हें कि हमारे भाई के पास पेंसिल नहीं थी जिसकी वजह से वो नोट नहीं कर सके। भाई आप माइंड तो नहीं कर रहे ना हमारी बात? वो कहते सर मैं माइंड नहीं करता। चले अल्लाह आपको खुश रखे मेरे भाई।
जी बच्चों, बच्चों ठीक हो? आपको एसीसी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? कोई रट्टे-शट्टे तो नहीं लगा रहे? चीज़ों को समझना है बस, ऐसे रट्टे नहीं लगाने एस्टेटिक इकोनॉमी 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 प्रेजेंट प्रेजेंट इस तरह नहीं करना, बस ठीक है, नॉर्मल बस 1-2 दफ़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है बस। समझ रहे मेरी भाई बात? जी। चलें जी। ओके है बच्चों? और समझ गए हो? अच्छा, अब इधर आएँ ज़रा, ये बातें ना लिखी हुई हैं सारी इधर। इधर आए मेरे चाँद। कहता था एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू करंट एसेट एंड नॉन करंट। देखें, इसी की मैंने समरी बनाई है ना अभी आपके सामने। अब हम इसकी ज़रा एग्जांपल्स पे बात करते हैं। बच्चों अब ज़रा फोकस करना है बच्चों आपने। आप माशाल्लाह बड़े मुझे लग रहा है कि कुछ करके दिखाएँगे इंशाल्लाह। हैं? कुछ कर ही ना देना, मतलब पढ़ाई के मामलात में इंशाल्लाह अच्छे बच्चे लग रहे हैं मुझे। अब ज़रा मेरी बात गौर से सुननी है। कुछ हैं करंट एसेट और कुछ क्या हैं बच्चों? अभी हमें ना काउंटिंग की एबीसी भी नहीं पता। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अभी हमें अकाउंटिंग की मेरे चांद एबीसी भी नहीं पता। अब जरा फोकस चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया में कुछ एसेट्स को उनकी नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए करंट कहा गया और कुछ को नॉन करंट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अजम्पशंस भी हैं खैर इसके अंदर। मुझे बताएं, लैंड आपके ख्याल से, अच्छा अब आपने सोच के जवाब देना है। मैं जो नाम बोलूंगा ना, आपने माइंड में सोचना है इससे बेनिफिट सिर्फ 12 महीने का मिलता है या ज्यादा का नॉर्मली मिलता है। ये आपने ना पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ये सिर्फ ये नहीं कि अपने इलाके के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। लैंड के बारे में बताएं, करंट एसेट और नॉन करंट? नॉन करंट या करंट? नॉन करंट। इससे फायदा भाई देखो ना, लैंड तो 20-20 30-30 साल। बिल्डिंग बच्चों नॉन करंट। व्हीकल गाड़ी को कहते हैं बताएं, नॉन करंट। फर्नीचर नॉन। इक्विपमेंट कहते हैं साजो सामान, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें एसी भी आ सकता है, फर्नीचर भी आ सकता है, प्रोजेक्टर। ये क्या होता है बच्चों? जनरेटर नॉन करंट। कंप्यूटर नॉन करंट। मोबाइल फोन्स, गोल्ड जो घर में वो होता है गोल्ड, नॉन करंट। वेल डन, शाबाश। ये नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल है। गुड, शाबाश, वेल डन। अगली बात सुन लें। कैश एसेट है। क्या है? आपकी पॉकेट में जो कैश है, ये इकोनॉमिक रिसोर्स है। इससे बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्स और क्या होगा? बाकी चीजों को तो बेच के पैसे आएंगे, ये तो मेरे भाई खुद लक्ष्मी है। लक्ष्मी नोट। और सही है बच्चों, प्रेजेंट आपकी प्रेजेंट जेब में है ना इकोनॉमिक रिसोर्स। आपका अपना है ऑनरशिप, आपकी ऑनरशिप में, मेरी तो नहीं है मेरे भाई, आपकी जेब में आपकी ऑनरशिप होगी। क्या एसेट है आपके लिए? इनके लिए एसेट है। अगर आपके पास है तो आपके लिए भी एसेट होगा। बताएं ये करंट एसेट है या नॉन करंट? वेल डन। हाल ये मैंने नहीं आपको बताया। देखो मैं ये चाहता हूं, देखो अभी आपकी थोड़ी थोड़ी बेस बन रही है ना बच्चों, इसी तरह इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी करके बेस बनेगी, मजा आएगा आपको काउंटिंग पढ़ने का। देखो मैं बातें कर रहा हूं, आपको ना ट्रैक पे लेके आ रहा हूं, थोड़ी थोड़ा हिंट देता जा रहा हूं, फिर हल्का हल्का आपको कहता हूं थोड़ा थोड़ा आप सोचो। तो जब हम मिलके मैं ट्रैक पे लेके आऊंगा, थोड़ा थोड़ा सोचेंगे, हमारी काउंटिंग में खूबसूरती आती जाएगी इंशाल्लाह। अगर हल्का सा भी थोड़ा सा क्या मिसमैच हो गया ना, तो ये जो पुर्जा है ना, ये माइंड जो है, ये डिट्रैक हो गया ना, तो मसला आएगा फिर। मेरी बात समझ रहे हो? अब आपने वेरी गुड, शाबाश, आपने मुझे खुद बता दिया कि कैश क्या है बच्चों? करंट एसेट है, बिल्कुल करंट एसेट है। क्यों? वेल डन, वेल, कंज्यूम होना ना, खर्च होना है, शाबाश। अगर कोई बंदा ये कहता नहीं ये कैश मेरा, मैंने तो इसको वो उधर रखना है, ये मैंने तो इसे 3 साल इस्तेमाल नहीं करना, मेरे लिए नॉन करंट एसेट है। बिजनेस ऐसा नहीं सोचता। बिजनेस ने उसी कैश से लोगों की सैलरीज भी पे करनी है, एम्प्लॉयज की, जो उसने काम पे लोग रखे, भाई रेंट भी पे करना, इंश्योरेंस मैं बताऊंगा क्या होता है, चीजें खरीदनी भी हैं, परचेज भी करनी है। सही है बच्चों? और समझे हैं बात मेरी? पूरी दुनिया में कैश को, और जो बैंक में पड़े हुए पैसे, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं ना, बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट खुला तो बिजनेस की ऑनरशिप हुई ना। अब ये जो बिजनेस में पड़े हुए पैसे, सॉरी बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे हैं,
और बच्चों ये जो कैश में जो अमाउंट हमने अपने पास रखी हुई है, पूरी दुनिया में इसे क्या समझा जाता है? बोलो शाबाश, करंट एसेट। हाँ, एक्सेप्शंस मौजूद हैं। कैश को तो हमेशा करंट एसेट ही समझना है आपने। बैंक के बारे में एक्सेप्शन मौजूद है। अगर साइलेंट है तो क्या करना है? करंट एसेट। कुछ नहीं बताया हुआ, सिर्फ लफ्ज लिखा कैश इन बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस, तो ये क्या होगा? करंट एसेट। अगर उन्होंने लिखा हमने अमाउंट डिपॉजिट करवाई है बैंक में 3 इयर्स के लिए, इसका मतलब है अब आपने 1 रुपया भी उसमें से विड्रॉ नहीं करना, अब खर्च नहीं करने ना। अब ये क्या है? अब ये 3 साल के लिए है, अब ये नॉन करंट बन जाएगा। डन? डन मेरे चांद? ये करंट एसेट है। क्या है बच्चों? एक और चीज बच्चों, एक बंदा आया, उसने आपसे चीज खरीदी। फॉर एग्जांपल जी, ये रजिस्टर है आपका। क्या है बच्चों? आपने देखा स्टेशनरी की दुकानें होती हैं जिसमें पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये स्टेशनरी आइटम्स होती हैं। ये रजिस्टर हो गया, हाइलाइटर हो गया। मेरे मासूम दोस्तों, आपने उनसे जाके चीज परचेज की, कर ली मेरे भाई, और आपने कहा मैं 3 से 4 दिन तक जाके अमाउंट पे करूंगा। अब बहुत फोकस से बात सुननी है बच्चों। उस दुकानदार के लिए, उस बिजनेस के लिए, ये जो अमाउंट अभी उसको नहीं मिली, मिलती तो कैश था ना, नहीं मिली, अब उसके लिए क्या है? रिसीवेबल। उसके लिए क्या है बच्चों? वो आप देखते हैं दुकानदार ना, अब शॉपकीपर जो होता है, सप्लायर जो होता है, उससे जब उधार में चीज लेना, वो लिख लेता है नाम, ऐसे नाम लिखता है जी, ऐसे कहता है जी नाम क्या है जी, नाम फॉर एग्जांपल जी रेहान, वो कहता है जी रेहान से मैंने ना इतने पैसे लेने हैं, इसे कहते हैं रिसीवेबल। रिसीवेबल फ्रॉम रेहान। अब रिसीवेबल फ्रॉम रेहान क्या है बच्चों? ये बिजनेस के लिए क्या है बोलो? जिस बिजनेस ने उधार पे चीजें बेची हैं उसके लिए क्या है बोलो शाबाश? एसेट है, करंट एसेट। ये अमाउंट रेहान से इन्होंने कुछ 6 साल बाद नहीं लेनी जाके, इस तरह तो बिजनेस बंद हो जाएगा अगर सारों को उधार 2-2 साल का दिया जाए। ये नॉर्मली बिजनेस उधार पे चीजें 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के लिए दे रहा होता है। क्या मेरी बात समझे हैं? समझे हैं बच्चों? रिसीवेबल जो है ना, रिसीवेबल किसी से भी ये एसेट होगा। और क्या होगा? अभी अभी नाम याद करते जाने आपने। रिसीवेबल फ्रॉम फलां, रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर स्मिथ, रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर ए। ये बिजनेस के लिए जो रिसीवेबल का लफ्ज है, ये क्या होता है बच्चों? एसेट। और कौन से वाला एसेट बच्चों? रिसीवेबल क्या? अमाउंट, कैश। कैश लेना ना आपने उनसे। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझ गए मेरे चांद? वो समझ गए हो? अच्छा, आप जरा सुनिएगा गौर से बात। अब हम ना जरा इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। ये पढ़ना जरा, करंट एसेट क्या होता है? कहता है एसेट्स दैट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन द शॉर्ट टर्म, यूजुअली यानी 12 महीने, इसको क्या कहेंगे? करंट एसेट। इसकी एग्जांपल्स क्या है? कैश एट बैंक, मनी हेल्ड इन द बिजनेस के बैंक अकाउंट में जो अमाउंट पड़ी है वो क्या है? करंट एसेट है। क्या है बच्चों? भाई वो फ्यूचर में बेनिफिट देगी ना, वो जो अमाउंट पड़ी है। और बात समझ रहे हो? इकोनॉमिक रिसोर्स है ना हमारा प्रेजेंट। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का ये मतलब नहीं होता हमारे हाथ में जो पैसे हैं। कैश इन हैंड का मतलब होता है बिजनेस के ड्रॉ में जो अमाउंट पड़ी हुई है, बैंक में नहीं, जो बिजनेस की, ये अकाउंट्स ऑफिस है ना इधर, ये बाहर जाए तो अकाउंट ऑफिस, इधर जो अमाउंट पड़ी होगी, ये क्रिस्टन के लिए क्या होगा? एसेट है। क्या है बच्चों? दी। अगला लफ्ज है मेरे भाई, ये तो मैंने आपको बताया ना, ये काट दें बस, ये काट दें, ये ट्रेड रिसीवेबल का लफ्ज काट दें। सिर्फ इधर क्या आएगा? अकाउंट रिसीवेबल या रिसीवेबल। क्या मेरे भाई? सिर्फ लफ्ज लिखें जी रिसीवेबल। क्या लिखें बच्चों? ये भी काट दें, अकाउंट रिसीवेबल भी काट दें। रिसीवेबल क्या होता है बच्चों? करंट एसेट। क्या बच्चों? आखिरी 2 लाइन पेंडिंग कर लें। क्या कर लें बच्चों? पेंडिंग। अब आ जाए नॉन करंट एसेट पे। एसेट दैट हैव अ लॉन्ग यूजफुल लाइफ and provide future economic benefits for an entity over a period of several years more than, इसको रट्टा नहीं लगाना, बस आपने 2-3 दफा पढ़ना है, सिंपल। आप 2-3 दफा पढ़ लेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी मेरे चांद? बेहतर हो जाएगी। और बात समझ रहे हैं? देखो ये तकरीबन वही बातें नहीं मेरे चांद लिखी हुई, ये वाली, ये ऑलमोस्ट वही बातें हैं। और बात समझ रहे हो? ऐसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम्पल्स पढ़िएगा, शाबाश, एग्जाम्पल पढ़ें। लैंड है एग्जाम्पल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी किसे कहते हैं जी? जी पता है प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है? मशीन जिससे चीजें बनती हैं, वो सही है बच्चों। कहता है इक्विपमेंट, साजो सामान। फर्नीचर, क्या बच्चों? फर्नीचर, ये फर्नीचर। एंड फिक्सचर, फर्नीचर किसी जगह पे फिक्स होगा ना मेरे भाई,
फर्नीचर एंड फिक्सचर, अगर इसको उठा के किसी और जगह पे लेके जाना, इस तरह की बात नहीं, फर्नीचर एंड मेरे भाई फिक्सचर। कंप्यूटर का आपको पहले ही पता है। अच्छा, कार को ना काउंटिंग में व्हीकल कहा जाता है, क्या व्हीकल। ट्रक्स, इसे मोटर कार भी कहा जाता है, क्या मेरे भाई, पुराने वक्तों में कहा जाता था, अब व्हीकल कहा जाता है। डन और डन मेरे भाई, डन सर। क्या इधर तक बात समझ आई? क्या इधर तक बात समझ आई? हमने क्या क्या पढ़ा भला आज? एसेट, एसेट के अंदर लफ्ज पढ़ा इकोनॉमिक रिसोर्स। घर जाके सोचना है मैंने पढ़ा क्या क्या। इकोनॉमिक रिसोर्स, फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने एसेट की टाइप्स पे बात की। कितनी टाइप्स हैं चांद? दो। कौन कौन सी? नॉन करंट और करंट। नॉन करंट का मतलब जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा मोर देन 1 ईयर, ठीक है ना। यानी आज मैंने एसेट ले लिया, आज, ये नहीं कि 12 महीने के बाद जाके बेनिफिट मिलना, नहीं नहीं नहीं, आज एसेट आ गया मेरे पास, इससे बेनिफिट मिलना नॉर्मली। अच्छा, ऐसा नहीं कहना कि सर हमने भी एसी खरीदा था, हमारा एसी जो है वो तो 7 महीने के अंदर अंदर खराब हो गया, तो ये तो फिर नॉन करंट। नहीं भाई, हमने अकाउंटिंग पूरी दुनिया के लिए मेरे चांद पढ़नी है, वो तो किसी के साथ हो गया तो एक्सेप्शनल केस है ना। और बात समझ रहे हैं? अब हमें देख के, हमारी एसी को देख के तो नहीं ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाने। क्या ख्याल है मेरे भाई? जी मेरे भाई, फिर हमने पढ़ा जी करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है जी? ऐसा एसेट जिससे हमें बेनिफिट मिलना है विद इन 12 मंथ्स, यानी 1 साल तक मैक्सिमम, 12 महीने। क्या मेरी बात समझे सर जी? आप तो समझ गए हो? अच्छा, फिर ना एक लफ्ज जो शायद आपको तंग करे, रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या होता है जी? रिसीवेबल, रिसीवेबल यानी आपने बिजनेस से चीज परचेज की और अमाउंट नहीं दी, तो बिजनेस लिख लेगा ना, मैंने इनसे, आपका नाम क्या मेरे भाई? अवैध साहब। अवैध साहब से मैंने क्या उसका नाम है, इतनी अमाउंट रिसीव करनी है, तो ये राइट टू रिसीव है ना बिजनेस का। राइट का मतलब हक, अमाउंट रिसीव करने का राइट है बिजनेस के पास, इसलिए उसे बुक्स में लिखता है रिसीवेबल यानी करंट एसेट। क्या मेरे भाई, क्या मेरी बात समझ पाए हैं? क्या मेरी बात समझ पाए हैं? अच्छा जी जी। ऑनरशिप का मतलब है जी राइट टू रिसीव, हक तो है ना उसका, अमाउंट को रिसीव करने का राइट तो है ना बच्चे। वो क्या अपनी बुक्स में वो ये बात लिख सकता है कि मैंने अवैध से इतनी अमाउंट रिसीव करनी है, या मैंने कस्टमर से इतनी अमाउंट रिसीव करनी, क्या ये लिख सकता है? क्या लिख सकता है? लिख सकता है ना मेरे भाई जी। तो राइट टू रिसीव, हक, हक, इस हक की बेसिस पे उसे एसेट कह रहे हैं। क्या मेरी बात समझे हैं जी? आज कोई वाकया पेश आया पास्ट, वो देखें पास्ट इवेंट क्या है, बताएं शाबाश। हमने चीज खरीदी है बट अमाउंट पे नहीं की, सही है बच्चों? और सही है, पास में ये वाकया पेश आ गया ना। एक है आपने सोचा है कि मैंने एसेट खरीदना है, ये एसेट नहीं है। एक है आपने वाकया ही क्या कर लिया, कोई चीज परचेज कर ली लेकिन अमाउंट अभी पे नहीं की, तो वो अमाउंट जो होगी मेरे भाई वो रिसीव, कल को कैश मिलना है ना, तो ये कैश में रिसीवेबल ने कन्वर्ट होना है। और बात समझे बच्चों? अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दो कि बस थक गए हैं, बता दो, बिल्कुल छोटी सी है। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी बात ये है, कभी कभी ना अकाउंटिंग के अंदर ना कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। क्या होती हैं? एग्जाम टिप। ये है बच्चों एग्जाम टिप। क्या है एग्जाम टिप? को कितनी दफा पढ़ने का कहा है? 2 से 3 दफा। भाई कुछ चीजें ना इममटेरियल होती हैं। क्या होती हैं? बिजनेस के लिए। अच्छा, ये नहीं कहना कि सर नहीं नहीं है, इतनी महंगी चीज आ रही है, आप इसे इममटेरियल कहते हैं छोटी मोटी चीजों को। किसे कहते हैं बच्चों? और मैंने आपसे पहले ईयर्स कर दी, हमने अकाउंटिंग पढ़नी है IFRS के मुताबिक। किसके मुताबिक मेरे चांद? ग्लोबली पूरी दुनिया में ये जो चीजें मैं आपको बताने लगा हूं, इन्हें इममटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल पेंसिल, ये हाइलाइटर, ये मार्कर्स। क्या बच्चों? ये मार्कर्स। डस्टबिन नहीं होती, डस्टबिन, वेस्ट बास्केट। उसके बाद स्मॉल टूल्स। क्या बच्चों? ये नट शट, ये जो कीलशी लगे हैं इधर, ये, इन चीजों को क्या समझा जाता है? इममटेरियल। इनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। अब जो चीजें इममटेरियल होती हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हाइलाइटर आपका है, ये हाइलाइटर आपका है, क्या ये आपके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है ना? आपके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स, आपकी ओनरशिप में भी है। क्या ये एसेट है आपका? यस। बच्चों उठा के लाए उनसे, मतलब आपने अमाउंट पे की है ना, आपकी ओनरशिप में है। और आपकी ओनरशिप में है, या आप उन्होंने कहा नहीं मैंने बस उठा लिए, बट ठीक है आहो आहो। जी बच्चों, आपकी ओनरशिप में है ये। अब अगली बात सुनिएगा जरा, आपके लिए एसेट बन गया ये।
लेकिन ग्लोबली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड वाले ये कहते हैं, वो कहते हैं ये चीज इममटेरियल है। क्या है? उन्होंने कहा जी इममटेरियल चीजें बेशक एसेट की डेफिनेशन, बेशक वो इकोनॉमिक रिसोर्स भी हैं, आपके पास मौजूद भी हैं, आपकी ओनरशिप भी है, कहता इममटेरियल चीजों को फिर भी आपने एसेट नहीं कहना। कहता जी किधर गया, इममटेरियल आइटम्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट। इममटेरियल चीजें पता चली, नीचे मैंने नाम भी लिखे हैं। इवन इफ दे मीट द डेफिनेशन क्राइटेरिया, यानी प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स भी हो, ऑनरशिप में भी हो, कहता फिर भी नहीं कहना। वो चीजें कौन सी हैं, इनके नाम आपको 2-3 दफा पढ़ने पड़ेंगे। छोटी मोटी चीजें, पेन, कैलकुलेटर, स्टेपलर, डस्टबिन, वेस्ट बास्केट, स्मॉल टूल्स एंड पार्ट, छोटी मोटी नट शट, इस तरह की चीजें। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? क्या मेरी बात समझ पाए हैं? क्या मेरी बात समझ पाए हैं बच्चों? नहीं? ओके सर, ओके सर। अगर आप मेरे से पूछे ना आज के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, मैं कहूंगा इकोनॉमिक रिसोर्स किसे कहते हैं। फिर मैं आपसे कहूंगा, ये तो बच्चों को पता होता है करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है। मैं आपसे कहूंगा सिर्फ इतना याद रखना कि नॉन करंट एसेट है जी जिसने बेनिफिट देना 12 महीने से ज्यादा, यानी 1 साल से ज्यादा का पीरियड तक, और करंट है जी जिसने बेनिफिट देना 12 महीने तक। क्या बात समझ पाए हैं? और इससे भी अहम बात, एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स इज नॉट एन एसेट बट एवरी एसेट, वो तो सिंपल सी बात है। अच्छा, एवरी एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। मुझे बताएं इकोनॉमिक रिसोर्स ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है या फिर एसेट? एसेट, एसेट। इकोनॉमिक रिसोर्स तो सब पार्ट है किसका? एसेट का। एसेट तब बनता है जब उसमें ऑनरशिप भी आ जाए, तो एसेट ज्यादा ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है। और आखिरी काम की बात, इममटेरियल क्या होता है? इममटेरियल, ये इममटेरियल आइटम्स को आपने एसेट नहीं कहना, इवन इफ दे मीट द डेफिनेशन क्राइटेरिया ऑफ एसेट। डन मेरे भाई, डन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लायबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। इधर तक इजाजत दीजिए बच्चों आप। ओके सर, अल्लाह हाफिज।